अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल मेरी रूह में बसा है तू की 7वीं किस्त। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 7वीं किस्त। अनायशा रूम में बैठकर बुरी तरह बोर हो चुकी थी, इसलिए अपनी बोरियत दूर करने के लिए रूम से निकल आई थी। इस वक्त ड्राइंग रूम में ख़वातीन का जमघटा नहीं था। शायद इस वक्त सब अपने रूम्स में आराम फरमा रही थी या शायद जल्दी सो जाने की आदी थी। लेकिन पीछे की जानिब खास तौर पर ख़वातीन के लिए बनाए गए लॉन में आते इसके ये सोच गलत साबित हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सी यंग लड़कियां वहाँ पाई गई थीं जिनके चेहरों पर परेशानी वाज़ेह नज़र आ रही थी। लेकिन अनायशा शबनम से पहले ही असद लोगों के बारे में पूछ चुकी थी, जो ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए थे और अब ख़तरे से बाहर थे। सफ़ीना बेगम और गुलनाज बेगम के ना होने की वजह से गज़ाला परेशानी के बावजूद खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा करती इसके करीब आई थी। कैसी हैं सरदारनी साईं? मुझे बहुत शौक़ था आपसे बात करने का, और देखें आज मौका मिल भी गया। वहाँ लगे बल्ब की रोशनी में अनायशा की दूधिया रंगत मज़ीद जगमगा रही थी, जिसे देख के सताइशी नज़रें उसकी जानिब उठी थीं, जिनमें बहुत सी हसद भरी निगाहें भी छुपी थीं। और इस वक्त शायद वो इस पर ज़्यादा गुस्सा भी थी, क्योंकि अनायशा अच्छे से जानती थी यहाँ सब इससे हमले का ज़िम्मेदार इसके ख़ानदान वालों को ही समझ रहे थे। लेकिन अनायशा ने गज़ाला की खुश इखलाक़ी का जवाब उससे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में दिया था। उसे ये भी सादा सी लड़की बहुत पसंद आई थी। एक बात सच सच बताओगी? अनायशा इसके साथ एक जानिब रखी कुर्सियों पर बैठते बोली। बाकी ख़वातीन बस दूर से इसे घूरती ही रही थीं। ना उनमें से कोई इसके करीब आई थी, ना इसकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी। जी सरदारनी साईं पूछे। गज़ाला को इसे बात करके बहुत अच्छा लगा था, जिसमें सरदारनी बन जाने के बावजूद ज़रा भी गरूर रकड़ नहीं थी। ओहो प्लीज़, आप शबनम की तरह तुम ये सरदारनी गर्दान मत करो। तुम मुझे आप ही कहकर बुला सकती हो, वैसे भी कज़न हूँ मैं तुम्हारी। अनायशा ने इसे फ़ौरन टोका था। नहीं, फिर मैं आपको सरदार साईं वाले रिश्ते से बुलाऊंगी, भरजाई कहकर, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे सरदार साईं से प्यार है। गज़ाला ने कुछ ज़्यादा ही साफ़गोई का मुज़ाहरा करते इसका हलक तक कड़वा कर दिया था। लेकिन वो यहाँ की सब ख़वातीन की नज़रों में सरदार ज़ाकवान के लिए बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत देख चुकी थी, इसलिए इस बात को नज़रअंदाज करती वो वापस अपनी बात की तरफ आई थी। यहाँ सब ख़वातीन मुझे इतना नापसंद क्यों करती हैं? क्या महनाज़ खान की बेटी होने के अलावा भी कोई वजह है इस नापसंदीदगी की? अनायशा ने वो सवाल किया था जिसका जवाब वो पहले दिन से ही जानना चाहती थी। जी, ये एक वजह बिल्कुल भी नहीं है। शमीम दादी साईं के अलावा बाकी सभी बहुत नापसंद करती हैं आपको, और आपके यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि सभी यही चाहती थी कि सरदार साईं खोला से शादी करके उन्हें यहाँ की सरदारनी बनाए और दूसरी बीवी आपको बनाए। मगर सरदार साईं की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि उन्होंने हमेशा वही किया जो उनको ठीक लगता है। उन्हें आपको यहाँ की सरदारनी बनाना ज़्यादा बेहतर लगा। अब वो खोला से दूसरी शादी करेंगे। गज़ाला ने उसे सूरत हाल से आगाह करते आखिर में एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया था इस पे। क्या मतलब दूसरी शादी क्यों? गज़ाला की बात किसी नुकीले तीर की तरह अनायशा के दिल में प्योस हुई थी, जिसकी वजह से वो खुद भी वाकिफ़ नहीं थी। उसे तो ये खबर सुनकर खुश होना चाहिए था, मगर इस वक्त वो शौक की कैफियत में बैठी गज़ाला के जवाब की मुंतज़िर थी। क्या मतलब दूसरी शादी क्यों? यहाँ आपने देखा तो होगा, कोई मर्द ऐसा नहीं है जिसने एक शादी कर रखी। सबकी कम से कम 2 शादियाँ तो हैं ही, और इसकी वजह हमारे ख़ानदान में मर्दों की निस्बत औरतों का ज़्यादा तादाद में होना है। ख़ानदान से बाहर शादी करना हवेली के असूलों में शामिल नहीं है, इसलिए मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं और ख़वातीन भी उनके इस फ़ैसले को खुशअस्लूबी से मान लेती हैं। यही वजह है कि 2 सौतनों के एक साथ रहने के बावजूद हवेली में कभी कोई बदमज़गी नहीं हुई। एक महनाज़ चची साईं ने करीम चचा की दूसरी शादी पर एतराज़ उठाया था, उनके अलावा आज तक कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकी, क्योंकि महनाज़ चची के उठाए इस कदम के बाद करीम चाचा ने उन्हें तलाक देकर भी दूसरी शादी तो की ही थी। तो एतराज़ उठाना इस बात पर तो सरासर बेवकूफ़ी ही है। गज़ाला ने एक ही सांस में सारी तफसील कह सुनाई थी। ये तुम्हारे सरदार साईं कितनी शादियाँ करने का इरादा रखते हैं? अनायशा ने बमुश्किल अपना लहजा नॉर्मल कर रखा था। 3 शादियाँ, पहले आपसे की और दूसरी खोला अदी साईं से करेंगे, और तीसरी मेरी बड़ी बहन से, और ये दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्तें भी हैं। गज़ाला इसका चेहरा नाकाबिल यकीन हद तक लाल पड़ता देख डरते डरते बोली थी। वो और घर के बाकी लोग इतना तो जान चुके थे कि उनकी सरदारनी साईं का गुस्सा सरदार साईं से कम नहीं था, मगर गज़ाला के पेट में कोई बात टिक जाए ये कैसे मुमकिन था भला? अनायशा के सवाल करने पर वो खुद को जवाब देने से रोक नहीं पा रही थी। और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे सरदार साईं ने खुद पसंद की हैं? अनायशा ने मुलाज़िम के सामने रख कर गए चाय के मग पर गिरफ्त मजबूत करती एक और सवाल पूछ गई थी। नहीं, ये तो फैसला तो सफ़ीना दादी ने किया था, और सरदार साईं को भी इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। गज़ाला भी मज़ीद भी न जाने कौन कौन से राज फाश कर देती जब गुलनाज बेगम के बुलावे पर इसे उठकर जाना पड़ा था। शबनम, इन सब में से खोला कौन है? अनायशा ने एक जानब बैठी ख़वातीन की जानब देखते पास आती शबनम से पूछा था। सरदारनी साईं वो लाल दुपट्टे वाली, हर वक्त पूरी तरह से सजे संवर कर रहती हैं, ताकि अगर किसी भी वक्त सरदार साईं की नज़र पड़े तो वो खूबसूरत ही दिखनी चाहिए। शबनम का अंदाज़ बता रहा था कि उसे खोले एक आंख नहीं भाती थी। तो क्या तुम्हारा सरदार इसकी जानिब देखता है फिर? अनायशा ने इसकी बात में ऐसे अपने मतलब का सवाल ढूंढा था। नहीं सरदारनी साईं, मैंने आज तक कभी सरदार साईं के इनकी जानिब देखते नहीं पाया, बल्कि जिस तरह वो आपको देखते हैं वैसे तो मैंने इन्हें किसी को भी नहीं देखते पाया। शबनम अनायशा के नर्म दोस्ताना मिजाज की वजह से इससे काफ़ी खुलकर बात कर लिया करती थी। अच्छा, तो कैसे देखते हैं सरदार साईं मुझे? अनायशा ने इस मसनूई गुस्से भरी निगाहों से घूरते पूछा, बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से। आपको
देखते ही उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दर आती है। शबनम की इतने पुरयकीन लहजे में की जाने वाली बात पर अनायशा का दिल लम्हे भर को बहुत ज़ोर से धड़का था। तुम्हें लगता है कुछ भी उल्टा सीधा देखने और बोलने की बीमारी है? तो अनायशा इसकी बात को सीरियस लिए बगैर बोलती वहाँ से उठ गई थी। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर अभी भी गुस्सा बाकी है तो इस कुर्सी पर बैठकर बाकी का भी निकाल सकती हो। दिलशेर की मजाक उड़ाने पर जान मजीद लाल अंगारा हुई थी। दिलचस्पी भरी निगाहों से इसका ये बेपनाह गुस्सा मुलाहिजा फरमा रहा था, मगर वो इस शख्स के मुंह अब लगना ही नहीं चाहती थी, जिसके लिए इसकी कोई भी बात मजाक से कम नहीं थी। मुझे तुम पर एतबार नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तनहा सो नहीं सकती, तुम बेड पर सो सकते हो। जरजान इसकी बात को नज़रअंदाज करते सर्द लहजे में बोलती दिलशेर की मुस्कुराहट गायब कर गई थी। वो कनपट्टी की रगें शदीद गुस्से के आलम में बाहर को उभर आई थी। तुम समझती क्या हो खुद को? मैं कब से बिना कुछ बोले तुम्हारी हर फजूल बात सुनी जा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगी। तुम्हारी इज्जत मेरी। दिलशेर इसकी बालों की गद्दी में हाथ फंसाए इसे अपने करीब खींच चुका था, इतना कि इसकी गर्म सांसों से जरदान को अपना चेहरा जलसता हुआ महसूस हुआ था। दिलशेर जज्बात के रूप में बहकता एक ही सांस में बोलते अचानक रुक गया था। इसके रुकने की वजह कोई और थी, जिसे कुछ और समझते जरदान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई थी। नहीं, मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे सरदार के दुश्मनों की बेटी हूँ, जिसका दिल एक बार अपने सरदार के रचाए गए खेल के मुताबिक तोड़ चुके हो तुम। अब क्या पता तुम्हारे सरदार ने तुम्हें किसी नए हुक्म के साथ भेजा हो यहाँ। वो गुंडे यूं जंगल में फंस जाना, ये सब तुम लोगों की कोई नई चाल भी तो हो सकती है ना। मेरी इज्जत। जरजान बिना सोचे समझे बोलती आगे इसे भी इस आग में झुलसाना चाहती थी, जिसकी लपेट में इसका पूरा वजूद आ चुका था। मगर इसकी बात पूरी होने से पहले ही दिलशेर इतनी जोर से दहाड़ा था कि जरजान को अपने वजूद के साथ इस कमरे के दरो दीवार भी हिलते हुए महसूस हुए थे। शट अप, जस्ट शट अप। अगर अब एक भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिलशेर इस पर जलाना नहीं चाहता था, मगर वो बार बार अपने हवाले से बहुत गलत बोलती इसका जब्त आजमा गई थी। तुम रहो यहाँ इस कमरे में, मगर मैं अब तुम्हारी इस बेतबारी के साथ यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ, कमरे को अंदर से लॉक कर लेना। दिलशेर बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश करता दरवाजे की जानिब बढ़ा था। चंद सेकंड पहले इस पर इल्ज़ामों की बरसात करने वाली, अब यूँ इसके बिना कोई गर्म शाल के बुखार में तपते वजूद के साथ बाहर जाता देख जरजान के दिल को कुछ हुआ था। वो ना तो इसके साथ यूँ तन्हा एक कमरे में रात गुजार सकती थी और ना ही इसे यूँ बाहर ठंड में मरने के लिए छोड़ सकती थी। इसे रोकने के लिए जरजान के लब वहाँ हुए थे, मगर वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। दिलशेर को गए काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर जरजान अभी तक अपनी जगह पर ही सुन सी खड़ी रही थी। ना इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया था और ना पलंग की जानिब बढ़ी थी। वो कैसे बताती कि इससे वो इस पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, क्योंकि इसके इतने बड़े जुल्म के बाद भी वो इससे नफरत नहीं कर पा रही थी। काफ़ी देर के बाद भी वो अपने भीगे चेहरे को इसी की शाल से साफ करती दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। दरवाजे पर आते ही वो इसे सामने एक ही कोने में लकड़ी के छोटे से बेंच पर नीम दराज हालत में काफ़ी बेरामी भरे अंदाज में लेटा नजर आया था। इसने आंखों पर बाजू रखे हुए थे, इसके वजूद में कोई हलचल नहीं थी। जरजान इसके सो जाने की तसल्ली करती पलंग से गर्म लिहाफ और अपने गर्द ओढ़ी इसकी शाल उतारते इसकी जानिब बढ़ी थी। इसे बुखार था, इसलिए जरजान खुद को ठंड लग जाने की परवाह किए बगैर लिहाफ के साथ साथ इसकी शाल भी इसके ऊपर उड़ाती दबे पाँव वापस पलट आई थी। सरदारनी साईं, आज आप ये लिबास पहन लें, आप पर बहुत ज़्यादा जचेगा। अनायशा शावर लेने के इरादे से अलमारी से अपनी पसंदीदा लिबास निकाल कर वॉशरूम की जानिब बढ़ रही थी, जब शबनम ने अलमारी के दूसरे हिस्से में खड़ी बलोची ड्रेसेस में से एक इंतहाई खूबसूरत स्याह रंग का फिराक निकाल कर इसके सामने किया था, जिस पर बलोची स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी की गई थी। अनायशा ने इनकार करना चाहा था, मगर शबनम ने पहली बार खुलकर इसके कोई भी फरमाइश की थी, जिससे वो मना नहीं कर सकी। वैसे भी ये ड्रेस बाकी के बलोची ड्रेसेस से ज़रा डिसेंट था और ज़्यादा हैवी भी नहीं था। ठीक है, मगर मैं ज़्यादा देर नहीं पहनूंगी ये। अनायशा इसके हाथ से ड्रेस लेती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। मामूल के मुताबिक सब खवातीन ड्राइंग रूम में ही मौजूद थी। अनायशा शबनम की किसी बात पर मुस्कुराती इस जानिब आ रही थी, मगर इस पर नज़र पड़ती सफीना बेगम समेत सब भी नज़रें हटाना भूल चुकी थी। वो बलोची लिबास में सजी संवरी देखने वाली निगाहों पर गजब ढा रही थी। इसने पठानों के स्टाइल में अपनी ठोड़ी और आईब्रोज के बीच सुरमे से 3 डॉट्स बना रखे थे। शबनम ने इसके घने बालों की छोटी छोटी चुटियाँ बनाकर सामने से खूबसूरत सा बलोची हेयर स्टाइल बनाकर उन्हें खुला छोड़ दिया था। कानों और गले में हाथ के बने नहायत ही नफीस और खूबसूरत से डिज़ाइन का मोतियों का जेवर पहन रखा था, जो शबनम ने इसे इसकी वार्डरोब से निकाल कर दिया था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अनायशा इन सबको सलाम करती नाश्ते के टेबल पर उनके पास आन बैठी थी। सरदारनी साईं, आपको सरदार साईं बुला रहे हैं। इसने भी नाश्ते के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। जब मुलाजमा की पुकार पर इसके चेहरे के जाविये बिगड़े थे। कुछ खाने से पहले ही हलक तक कड़वा हो चुका था। रात को गजाला की बताई एक एक बात इसे बहुत अच्छे से याद थी और पूरी रात जलते कोयलों की लपेट में रही थी। साइको सरदार कहेंगे, एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं रुक सका। सुबह सुबह नाजिल हो चुका है। लगवान जतोई से कोई दिली रिश्ता न होने के बावजूद वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जो इंसान इसके नाम लगाया गया था, इस पर इतना ही हक किसी और का भी होगा। वो अपनी चीज़ों में शेयरिंग तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कजा के अपने शोर को ही दूसरी औरतों के साथ बांटना पड़ता। उनसे कहो मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। अनायशा ने गिलास में जूस ढेलते 2 टोक
इनकार किया था, जिसे देखते सब ख़वातीन की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। क्या चीज़ है ये? इसे साईं से डर भी नहीं लगता? गुलनाज़ बेगम के मुँह से बेसाख्ता निकला था, मगर आवाज़ धीमी ही थी जो आस-पास बैठी ख़वातीन ही सुन पाई थीं। बिल्कुल माँ पर गई है। महनाज़ की आदतें भी ऐसी ही थीं, मगर करीम जतोई था ठहरे हुए पानी के जैसा। महनाज़ के सारे नखरे बर्दाश्त कर लेता, मगर इस लड़की को ये नहीं पता कि इसका पाला ज़ाक़वान जतोई जैसे आग के भड़कते शोले से पड़ा है, जो ये सब ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं करेगा। समीना बेगम अपने बेटे के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थीं। उनकी बात के जवाब में सफ़ीना बेगम ने भी ताहिदी अंदाज में सर हिलाया था, जबकि शमीम बेगम अपनी बिगड़ती पोती की इन नादानी पर अफसोस से सर हिलाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही थी, जो अपने शौहर को अपना गर्विदा बनाने के बजाय खुद से ही बज़न किए जा रही थी। सरदार साईं का कहना है कि आपका नाश्ता वो अपने साथ लगवा चुके हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। मुलाज़िमा के एक बार फिर आकर दिए जाने वाले पैगाम पर खोला को नवाला अपने हल्क में फंसता हुआ महसूस हुआ था, जबकि बाकी सबकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। इसकी गुस्ताखी पर गुस्सा होने के बजाय वो इसे इतनी अहमियत दे रहा था। आज तक वो हमेशा अकेले ही नाश्ता करता था। नाश्ते के टाइम पर वो किसी की कंपनी भी बर्दाश्त नहीं करता था, और आज वो इसी के साथ नाश्ता करने का ख्वाहिशमंद था। मुलाज़िमा की बात सुनकर अनायशा को नाचार उठना ही पड़ा था, क्योंकि वो जानती थी कि इसके बाद ज़ाक़वान जतोई का दिमाग घूम जाना था। वो इसको बिपरा और रूप बर्दाश्त करना अनायशा के लिए आसान नहीं था। वो इस हुलिये में ज़ाक़वान के सामने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। इसने सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए, जब शबनम इसके सामने आती मुल्तजी अंदाज में से देख गई थी। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। शबनम की बात पर अनायशा ने इसे तेज़ नज़रों से घूरती दूसरी जानिब बढ़ गई थी। हाल में कदम रखते ही इसकी आंखों में सताइश भर गई थी। इस हवेली का हर हिस्सा ही बहुत शानदार था और यहाँ के लोगों के बेहतरीन ज़ौक़ का पता दे रहा था। इसे सामने ही सोफ़े पर वो टांग पर टांग चढ़ाए बैठा नज़र आया था, जो फ़ोन कान से लगाए किसी बात से बात करने के साथ साथ कॉफ़ी का मग भी थामे हुआ था। स्याह कल्फ़ लगे सूट में स्याह शाल को गर्दन में डाले, घनी मूंछों और रौबदार शख्सियत का मालिक, वो यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला इस वक्त बेहद हसीन लग रहा था। इसकी आंखों में हमेशा एक मगरूरियत भरी चमक ली हुई थी। कॉफ़ी का मग होंठों से लगाते अचानक इसकी नज़र अनायशा की जानिब उठी थी, और फिर वापस पलटना जैसे भूल चुकी थी। वो यकटक इस हुस्न और दिलकशी की मूर्ति को देखता रहा था। अभी थोड़ी देर पहले इसके इनकार पर जो गुस्सा आया था, वो सब एक ही सेकंड में उड़न-छू हो चुका था। बलोची लिबास में वो नज़र लग जाने की हद तक दिलफरेब लग रही थी। ऊपर से इसकी आराइश ने रही से एक असर पूरी कर दी थी। इसकी जानिब बेखुद होकर देखते ज़ाक़वान को अंदाज़ा भी नहीं हुआ था कि वो कितनी गर्म कॉफ़ी अपने अंदर उंडेल चुका है। अनायशा इसकी गहरी नज़रों की तपिश से घबराती पहलू बदल कर रह गई थी। ज़बान बिल्कुल जल के जाने की एहसास से अचानक ज़ाक़वान होश में आता सीधा हुआ था। दोनों ही इस वक्त अजीब सी कंडीशन का शिकार हो चुके थे, मगर ज़ाक़वान अपने दिलो दिमाग पर छाते इस लड़की के हुस्न के सहर को फ़ौरन झटकता खुद को नामर्द कर गया था। हमेशा अपने अमल पर इख्तियार रखने वाला, हर शय सोच समझ कर करने वाला, न जाने क्यों इस लड़की के आगे खुद पर से इख्तियार खो बैठा था। तशरीफ़ लाएं सरदारनी साहिबा। सरदार ज़ाक़वान जतोई को इंतज़ार करने की आदत नहीं है। आपको यूँ इंतज़ार करवाना महंगा भी पड़ सकता है। ज़ाक़वान अपने मख़सूस लहजे में बोलता अपने अंदाज में लौट चुका था, मगर अनायशा खान को दूसरों का इंतज़ार करवाने की आदत है सरदार साईं, आपको आदत डालनी पड़ेगी। अनायशा इसके दाएं जानिब रखे सोफ़े पर बैठती इसी के अंदाज में जवाब दे गई थी। तशरीफ़ लाएं सरदारनी साहिबा। सरदार ज़ाक़वान जतोई का इंतज़ार करने की आदत नहीं है। आपको यूँ इंतज़ार करवाना महंगा पड़ सकता है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका टकराव बोलान के सरदार ज़ाक़वान जतोई से हुआ है, जो लोगों को अपने मुताबिक ढालना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ज़ाक़वान ने इसे जवाब देने के साथ साथ ही देसी घी में बना पराठा इसके आगे रखा था। अनायशा के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि ज़ाक़वान इसकी चहेती शबनम से अनायशा के हवाले से एक रिपोर्ट रखता था, और ये भी जान चुका था कि जब से वो आई है उसने ठीक से कुछ खाया पिया ही नहीं था, जो बात सरदार ज़ाक़वान जतोई के लिए तशवीश का बाइस थी। इसलिए इसने आज खास तौर पर अनायशा को अपने साथ नाश्ता करने के लिए बुलाया था। मैं ये सब नहीं खाती। अनायशा देसी घी में गंदा पराठा देखकर फ़ौरन पीछे हटी थी। आपकी सेहत बहुत अच्छे से बता रही है कि आप काम की चीज़ें नहीं खाती, लेकिन मेरी सरदारनी बने रहने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ज़ाक़वान ने बिना इसके लिए अपनी फ़िक्र ज़ाहिर किए दोस्त भरे अंदाज में अपना हुक्म सादिर किया था, जो हमेशा की तरह अनायशा को एक आंख नहीं भाया था। मुझे तुम्हारी सरदारनी बनने का कोई शौक़ नहीं, और ना इस हवेली में रहने का। तुम दूसरी शादी करके इस लड़की को सरदारनी क्यों नहीं बना लेते? जो बेवकूफ़ अभी से पागल है तुम्हारे इश्क में, और तुम भी छुप छुप कर देखते हो इसे। अगर इतनी मोहब्बत है तो शादी करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अनायशा बिना कोई लिहाज रखे रात वाला गुस्सा निकाल चुकी थी। जब ज़ाक़वान सोफ़े पर टेक लगाए शहाना अंदाज में इसे ऐसे बैठा था जैसे इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा इसकी किसी भी बात का। मगर हाँ, छुप छुप कर देखने वाली बात पर चौंकने के बाद वो धीरे से मुस्कुरा दिया। ये लड़की शायद कभी जान ही ना पाती कि सरदार ज़ाक़वान जतोई छुप छुप कर किसे देखता है। इसकी वही महबूत करने वाली दिलकश मुस्कुराहट देख अनायशा पल भर के लिए ठहर सी गई थी। जितना ये शख्स हसीन था, इसकी मुस्कुराहट इससे भी कहीं ज़्यादा दिलकश थी। ये पराठा देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मगर न जाने क्यों जला जला सा टेस्ट आ रहा है। ज़ाक़वान ने पराठे का नवाला चबाते इसकी बात के जवाब में जिस तरह मुँह बनाते कहा था,
عائشہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ در پردہ اس پر طنز کر گیا ہے۔ ایکسکیوز می مسٹر سردار، اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو، مجھے کسی قسم کی کوئی جلن نہیں ہو رہی، بلکہ تمہاری دوسری شادی والی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوں، میری جان تو چھوٹے گی نا۔ عائشہ نے اس کی بات کا تب کر جواب دیتے سامنے رکھے کیک کی جانب ہاتھ بڑھایا، جس کا ٹیسٹ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ میٹھا کھانے کی بہت شوقین تھی اور جب سے آئی تھی 2 فروٹ کیک تو کھا چکی تھی، لیکن اس کی آخری بات پر ذاکوان جتوئی کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عائشہ کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے اسے اپنی صوفے کی جانب کھینچا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں آپ کی جان مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوٹے گی۔ ذاکوان اس کے ہونٹوں کے کناروں پر لگا کیک کا ذرا انگلی سے صاف کرتا اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو چھو گیا تھا۔ عائشہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ سرجان نے قسمساتے آنکھیں کھولی تھیں۔ رات کو وہ شدید ٹھنڈ کے احساس کے ساتھ بمشکل سو پائی تھی۔ اس کے پاس ہوئی گرم شاید نہیں تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ صبح تک وہ اس ٹھنڈ میں کلفی کی طرح جم چکی ہوگی، مگر اپنے وجود کے گرد محسوس ہوتی گرمائش پر اس نے حیران نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اس کے گرد نہ صرف گرم لحاف لپٹا ہوا تھا بلکہ لحاف کے اوپر دلشیر کی شال بھی موجود تھی۔ سرجان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دلشیر کی فکر کے احساس سے اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ اگر اس نے یہ دونوں چیزیں اسے واپس کر دی تھی تو وہ کیسے سویا ہوگا رات بھر، وہ بھی بخار میں تپتے ہوئے۔ سرجان جلدی سے لحاف اپنے اوپر سے ہٹاتی باہر کی جانب بڑھی تھی، مگر اب باہر کا منظر بدل چکا تھا۔ چاروں جانب روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ عورت توے کے نیچے آگ جلائے بیٹھی ناشتہ بنانے مصروف تھی۔ سرجان کی بے چین نگاہیں اس کی بینچ کی جانب اٹھی تھیں جہاں رات کو وہ دلشیر کو سویا ہوا چھوڑ کر کمرے میں گئی تھی، مگر اب وہ بینچ بالکل خالی پڑا تھا۔ میری دھی رانی اٹھ گئی ہے؟ سرجان پر نظر پڑتے ہوئے خوش دلی سے اسے مخاطب ہوئی تھی۔ سرجان بھی جواباً زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتی ان کے قریب آئی تھی۔ لگتا ہے اپنے سر کے سائے کو سامنے نہ پا کر پریشان ہو گئے، وہ باہر گیا ہے، گھر کے دائیں جانب ایک تالاب ہے، وہیں گیا جاؤ دیکھ لو اسے، تمہارے جاگنے کا ہی منتظر تھا، میں نے زبردستی اصرار کر کے ناشتے کے لیے روک لیا ہے، ویسے محبت بہت کرتا ہے تمہارا سائیں تم سے، یہاں سے جانے کی جلدی بہت تھی، مگر تمہاری نیند خراب نہیں کی اس نے۔ وہ بوڑھی عورت بار بار دلشیر کو اس کا شوہر کہہ کر مخاطب کرتی اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی۔ اور محبت لفظ پر تو کئی آنسو اس کی آنکھوں کے پردوں پر آن ٹھہرے تھے۔ میں دیکھتی ہوں انہیں۔ وہ مشکل خود کو بول پانے کے قابل کرتی وہ وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اس کا رخ سیدھا اس تالاب کی جانب ہی تھا۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا تالاب سمجھی تھی، مگر وہاں آتے دور تک پھیلے نیلے پانی کو دیکھ اس کی آنکھوں میں استائش ابھر آئی تھی۔ وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ سرجان جیسے ہی آگے بڑھی، سامنے آتے منظر کو دیکھ اس کے پیروں تلوں سے زمین کھسک گئی تھی۔ پانی کے کنارے قدر اونچے پتھر پر دلشیر کا موبائل والٹ، جوتے اور شرٹ رکھی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سرجان کو ایک دم ہوا میں آکسیجن کم محسوس ہوئی تھی۔ دلشیر کہاں ہیں آپ؟ وہ اپنی ساری لڑائی، غصہ اور نفرت ایک سائیڈ پر رکھتی بنا اپنی جان کی پرواہ کیے اس گہرے نیلے پانی سے بھرے تالاب کی جانب بڑھی تھی، جس کا پانی زمین سے زیادہ نچلی سطح پر تھا۔ اس سے پہلے کہ بنا سوچے سمجھے وہ تالاب میں کود جاتی، جب کسی نے پیچھے سے آتے اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ سرجان سیدھی اس کے وجود سے جا ٹکرائی تھی۔ اس نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں، سامنے وہ بہت قریب دلشیر کو پایا تھا، جو گیلے پانی نچوڑتے بالوں کے ساتھ بنا شرٹ کے گلے میں تولیہ ڈالے خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں جان سکتا ہوں یہ کیا حرکت کرنے جا رہی تھی آپ مسٹر جان؟ دلشیر کا اشارہ اس کی تالاب میں چھلانگ لگانے والی حرکت کی جانب تھا۔ سوئمنگ کرنی جانتی ہو؟ دلشیر کا اپنا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ بروقت نہ پہنچتا تو اس کے پیار میں پاگل اس سر پھری لڑکی نے خود کو نقصان پہنچا دینا تھا۔ دوسری جانب اس کے بنا شرٹ کے کسرتی وجود کو دیکھ سرجان خفت زدہ سی لال چہرے کے ساتھ اس کی جانب سے نظریں پھیر گئی تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ اس تالاب کے برف جیسے ٹھنڈے پانی میں نہا کر آیا ہے۔ سرجان کو اس شخص کی اس حرکت پر جی بھر کر غصہ آیا۔ چھوڑو مجھے کچھ آتا ہے یا نہیں تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، مگر مجھے لگتا ہے گزرتی رات کی ٹھنڈ برداشت کرتے تمہارا دماغ ضرور خراب ہو چکا ہے، جو شدید بخار ہونے کے باوجود اس برف ٹھنڈے پانی میں نہا کر اپنی اس یخ بستہ ہوا میں کھڑے ہو۔ سرجان اس سے دور ہوتی شدید غصے کے عالم میں اس پر چلائی تھی، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے فولاد کا بنا ہو، جس پر ٹھنڈ یا کسی بھی شے کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ دلشیر نے تولیہ گردن سے نکال کر بالوں کو رگڑتے ان کی چینٹی اس پر پھینکتے ذومانیت سے کہا تھا، میری جانب سے تم بھاڑ میں جاؤ، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ سرجان اس کے سامنے اب کسی قسم کا کوئی اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات بھی کیے جانے والے اپنے محبت کے اظہار پر وہ جی بھر کر پچھتا رہی تھی۔ غصے سے اس جواب دیتی واپس پلٹی تھی، جب اس کی بات کے رد عمل میں دلشیر اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے سے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ ضرورت تو مجھے بھی ہے تمہاری۔ اس کے چہرے کے قریب جھکتے اس کا لہجہ بوجھل سا ہوا تھا۔ سرجان کی سانسیں حلق میں اٹکی تھیں۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ جلد حاضر ہوں گی ناول کے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔